हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे? मम्मीज को रखने के लिए। फिर एक भी मम्मी आज तक पिरामिड के अंदर क्यों नहीं मिली? पता नहीं। वो इसलिए क्योंकि पिरामिड कभी भी मम्मीज को रखने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। उनका एक दूसरा पर्पस था और वो था बिना तारों की बिजली, निकोला टेस्ला के जैसे। हाँ जी, शायद उनसे भी बड़े स्तर पर क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ है? बिल्कुल है जी। आगे जानने से पहले जरा ये जानते हैं कि पिरामिड के बारे में इजिप्ट वाले क्या कहते हैं। भैया, इजिप्टोलॉजी में बताया गया है कि पिरामिड कुफू के लिए बनाए गए थे। हाँ जी, इजिप्टोलॉजी, इनकी नौटंकी का यही नाम है। अब ये कुफू कौन है? तो ये था चौथी डायनेस्टी का इजिप्शियन फेरो जिसने 4500 साल पहले इजिप्ट पर राज किया था। तो क्या इजिप्ट वालों की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? वेल, ना करें तो ही ठीक है। और इसका कारण भी है। इजिप्ट धरती पर इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी हो या औरत, ये दोनों को मम्मी बुलाते हैं। मतलब मेल मम्मी, फीमेल मम्मी, सब मम्मी। बहुत ही गंदा जोक था। देखो, इजिप्ट वालों की बातों पर शक करने का एक दूसरा कारण है। इजिप्शियंस के हिसाब से उन्होंने इसको अपने राजा के लिए बनाया। पर भैया, ये कैसा राजपाट था? दीवारों पर कोई पेंटिंग नहीं, ना कोई नरम बिस्तर, और जो राजा के लिए चेंबर बनाया था उसमें राजा की मम्मी तक भी नहीं थी। इसका एक भी सबूत नहीं है कि वहाँ पर कभी भी फेरो की कोई मम्मी रखी गई हो। अब जब ये सवाल इजिप्ट वालों से पूछे गए तो उनका एक ही जवाब था, रिसर्च चल रही है, पता लगेगा तो जरूर बताएंगे। अब बताओ कैसे करें भरोसा, क्योंकि इस सारी जानकारी का सोर्स तो ट्रस्ट मी ब्रो है, पर विज्ञान के मामले में नेवर ट्रस्ट योर ब्रो। भाई साहब, सबूतों पर ध्यान दो ना। आओ दिखाता हूँ आपको सबूत। भैया, 2.5 मिलियन पत्थर और 6 मिलियन टन से बना 481 फुट ऊंचा मम्मियों के रहने के लिए बनाया गया ये मकान 13 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है, वो अब बताऊंगा। अगर इस पिरामिड को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं से मिलाया जाए तो ये 1 डिग्री के 15वें हिस्से तक एक्यूरेट है। और जिस 13 एकड़ की जमीन पर इसको बनाया गया है, अगर उसका लेवल देखें तो वो जमीन इतनी समतल है, यानी कि उसका लेवल बिना लेजर लेवलर के इतना परफेक्शन से हो ही नहीं सकता। मतलब आज के समय में अगर हमें जमीन को समतल करना होगा, उतना समतल करना हो जितना पिरामिड के समय किया गया था, तो हमें लेजर लेवलर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब उन्होंने कैसे किया होगा, इसका जवाब अपने पास नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पिरामिड की 4 साइड है, पर नहीं, इसकी 8 साइड है, जो ऊपर से देखने में आपको साफ दिखाई देंगी। ये थोड़ा कॉनकेव शेप का है। अब जिसने भी ये बनाया है उसे धरती के साइज के बारे में बिल्कुल सही जानकारी थी। अब ये कैसे साबित होगा, अभी कर देते हैं भाई साहब। अगर पिरामिड की हाइट को 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से निकलती है धरती की पोलर रेडियस, जो कि 99.7% एक्यूरेट है। अब ये पोलर रेडियस का क्या मतलब है? देखो, अपनी धरती पूरी गोल तो है नहीं। अब क्योंकि ये पूरी गोल नहीं है तो जगह जगह पर इसकी रेडियस बदलती है। तो अगर धरती के सेंटर से पोल तक की रेडियस नापी जाए तो उसे पोलर रेडियस कहेंगे। अगर हम इस पिरामिड के पेरीमीटर को 43,200 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर निकलता है धरती का सरकमफेरेंस इक्वेटर पर। लेकिन जरूरी सवाल ये है कि हम 43,200 की पूंछ पकड़कर क्यों बैठे हैं? कहाँ से आया ये नंबर और क्यों आया ये नंबर? भैया देखो, साल में एक दिन ऐसा आता है जब धरती पर दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। उसे कहते हैं इक्विनॉक्स, यानी जितने घंटे का दिन होगा उतने ही घंटे की रात होती है। तो उस दिन और रात 43,200 सेकंड के होते हैं। क्या ये एक तुक्का है? हो भी सकता है, पर इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। बाकी सब भी यही सोच रहे हैं, सिवाय इजिप्टोलॉजी पढ़ने वालों के। उन्होंने अपना अलग ही डांस फ्लोर बनाया हुआ है, उनका तातैया अलग ही चल रहा है। अब देखो, आपके दिमाग में शक का बीज तो मैंने बो दिया है, जिस काम में तो हम माहिर हैं। तो चलो अब इस मम्मी के चबूतरे से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कराते हैं। तो बिना तार की बिजली को छोड़ने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि आखिर ये बना हुआ किस चीज से है। तो भैया, मम्मियों का ये घर न्यूमोलाइट नाम के लाल सलेटी पत्थर से बना हुआ है, जो कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है जहाँ पर ये पिरामिड बना हुआ है। हाँ जी, बगल में छोरा और नो ढिंडोरा, पिरामिड हो गया पूरा। लेकिन पिरामिड से जुड़ी हुई नौटंकी यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि इस पिरामिड के ऊपर सफेद पत्थर भी लगाए गए थे। मेरे ख्याल से वो पत्थर नहीं थे, वो चूरा था। किसका? लाइमस्टोन का। और कमाल की बात ये है कि लोकल में नहीं मिलता था, बल्कि इसको 500 मील दूरी से, हाँ जी 500 मील, तो इसको 500 मील की दूरी से खींच के लाना पड़ा। और उसके बाद घिसाई करके ऐसी लिस्सी पिट्टी करी गई कि एक भी दरार बाहर से देखने पर नहीं दिखती थी। अब जिस तरीके से मैंने आपको ये जानकारी दी, आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ होगा कि जो मैंने बताया उसमें खास क्या था। भाई साहब, बहुत खास चीज बताई है। देखो, पहली बात तो ये कि सफेद लाइमस्टोन वहाँ पड़ोस में तो मिलता नहीं था। तो ऐसा क्या खास था इस लाइमस्टोन में जो इसके 10-10 हजार किलो के हजारों ब्लॉक 500 मील की दूरी से खींच कर लाने पड़े? तो इसमें कुछ तो खास होगा। यही तो, इन्हीं ऊट पटांग हरकतों की वजह से तो शक हो रहा है कि पिरामिड आखिर बनाए क्यों गए थे। तो क्या खास था इन पत्थरों में? हाँ जी, इनके अंदर मैग्नीशियम नहीं था। अब अगर इसके अंदर मैग्नीशियम नहीं है तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। कंडक्टर, इंसुलेटर, समझ रहे हो ना? हाँ, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि साधारण लाइमस्टोन के अंदर तो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, लेकिन ये वाला जो लाइमस्टोन था, यानी कि टूर लाइमस्टोन, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट ट्रेवल नहीं कर सकता था। इसीलिए ये इंसुलेटर था और इसी कारण की वजह से इसकी लिस्सी पिट्टी बनाकर पिरामिड के चारों तरफ बाहर लगाई गई थी। चलो अब जानते हैं शक का दूसरा
कारण। देखो, पिरामिड का जो इंटीरियर था वो एक खास तरह के ग्रेनाइट से बनाया गया जिसका नाम था रोज ग्रेनाइट, और ये वाला पत्थर भी हजारों मील की दूरी से लाया गया था। यानी इसमें भी कुछ खास होगा। हाँ जी बिल्कुल है। इसके अंदर पाया जाता था सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा होगा, अब लगेगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है क्वार्ट्ज, जो कि आपको ज्यादातर घड़ियों में मिल जाएगा, क्वार्ट्ज की घड़ियां। अब आता है सवाल कि क्वार्ट्ज लगाकर कौन सी आफत कूट दी इन्होंने। भाई साहब बिल्कुल कूटी है। सुनो ध्यान से, क्वार्ट्ज को अगर आप जरा सा भी कंप्रेस करोगे या जरा सा भी हिलाओगे तो वो चार्ज बनाता है जिसको कहते हैं पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। बोले तो इसका एक फेज पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, दूसरा नेगेटिव बनाएगा। दोनों को कनेक्ट कर दो और हो गया सर्किट पूरा, और बन गया आपका करंट। इसी खास प्रॉपर्टी की वजह से ही तो इसको घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ज्यादातर जीपीएस डिवाइसेस में भी। अब भैया फेरो के लिए बनाया गया ये चबूतरा अंदर से लगभग 85% क्वार्ट्ज से बना हुआ था, और ये क्वार्ट्ज की इतनी मात्रा थी कि अगर इसको जरा सा भी हिलाया जाए या थोड़ा बहुत भी कंप्रेस कर दिया जाए तो ये जबरदस्त बिजली बना सकता था। बोले तो पिरामिड बन जाएगा पावर प्लांट। अब इससे पहले विरोध का कीर्तन शुरू हो जाए, यानी कि वो मंडली जो कि हर बात का विरोध करती है अपनी छाती कूटने लगे कि सबूत दो, तो पेश है आपकी खिदमत में ताबड़तोड़ सबूतों की लाइन। पिरामिड के नीचे बने थे एक्वाफर्स। अब ये क्या चीज है भाई साहब? ये है वो खाली जगह जिनके अंदर पानी घूमता था। तो इससे क्या पता लगता है? देखिए जी, अगर पानी खाली जगह में चलेगा तो जाहिर सी बात है आवाज पैदा करेगा, यानी कि पैदा होंगी साउंड वेव्स, और इस साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो धरती की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती थी। अब जैसे जैसे ये वेव पिरामिड में ऊपर बढ़ती थी तो इनको एम्पलीफाई और फोकस करके एनर्जी में बदलना था, जिसके लिए एक और प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता था। अब इस ढांचे के अंदर बना हुआ क्वींस चैम्बर हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। तो क्या इसका कोई सबूत है? हाँ जी बिल्कुल है। इस क्वींस चैम्बर तक जाने वाले दो रास्तों के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड के अवशेष भर भर के पाए गए हैं, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जबरदस्त हाइड्रोजन गैस बनती है। हाँ जी, बहुत मात्रा में बनती है। अब क्वींस चैम्बर से निकल के ये हाइड्रोजन गैस जाएगी ग्रैंड गैलरी में, और ये ग्रैंड गैलरी भी लाइमस्टोन के पत्थर से बनी हुई है। तो ये गैस लाइमस्टोन की दीवारों पर जबरदस्त दबाव डालती है, और ये दबाव पैदा करता है बिजली, और ये बिजली इसके अंदर कैद हवा को आयोनाइज कर देती है, जिससे कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। अब इस गैलरी से एक रास्ता किंग चेम्बर तक भी जाता था। ये चल क्या रहा है? कोई भी रास्ता कहीं भी निकल जाता है। कोई क्वीन के चेम्बर तक जा रहा है, कोई किंग के चेम्बर तक जा रहा है, पर ये जा क्यों रहे हैं? आखिर ये नौटंकी कितनी देर चलेगी? शांत बालक शांत, टेंशन ना लो, सब समझाऊंगा। अब ये जो रास्ता था ये एक ऐसे चेम्बर तक जाता था जहाँ पर पत्थरों की 5 परतें बनाई गई थी, वो भी एक के ऊपर एक, जिनमें गैप भी था। लेकिन इन पत्थरों में खास प्रॉपर्टी थी, ये 5 तरफ से बिल्कुल स्मूथ और एक तरफ से बिल्कुल रफ कटे हुए थे। इसका क्या कारण था? देखो, हर पत्थर को वाइब्रेट करके देखा गया, और जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी पिरामिड की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हुई तब तक उसको छीलते रहे। इसीलिए पत्थर 3 तरफ से स्मूथ और एक तरफ से रफ था। वैसे इतनी नौटंकी के पढ़ने के बाद मेरा पर्सनल इंटरेस्ट पिरामिड से ज्यादा उस कारीगर में था जिसने इतनी सारी कैलकुलेशन करी होगी। आखिर कैसे करी? खैर जाने दो, आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर पत्थरों की परत तो लगा दी गई, तो ये बन गया हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। अब ये कौन सा रेजोनेटर है? देखो, एक बोतल में पानी भर के जब आप उसके टॉप से फूंक मारोगे तो सीटी बजाएगा। अब बोतल के अंदर अगर आप पानी की मात्रा को घटाओ या बढ़ाओ तो सीटी की जो धुन बजेगी वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर होगी। ठीक इसी तरह से ये जो पत्थर लगाए गए थे, अगर इन पत्थरों को घटाया या बढ़ाया जाए तो पूरे पिरामिड की फ्रीक्वेंसी बदल सकती थी। अब भैया यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो पूरा तानपुरा था, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे बिजली कैसे बनी थी? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात सन 2018 तक ही सही थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने ही तो ये साबित किया था कि मम्मियों के लिए बनाया गया ये अखाड़ा बिजली भी बना सकता है। अब देखिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अगर बात करें तो पिरामिड के बाहर का हिस्सा ऐसे मटेरियल से बनाया गया जो बिजली के लिए इंसुलेटर की तरह काम कर सके, जबकि अंदर का हिस्सा ऐसे मटेरियल से बनाया गया कि वो कंडक्टर की तरह काम कर सके, जबकि चेम्बर ऐसे मटेरियल से बनाए गए जो बिजली पैदा कर सके। अब ये तो था एक अंदाजा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, सन 2018 में किया। वैज्ञानिकों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स छोड़कर ये देखा कि क्या पिरामिड इनके साथ कोई हैंकी पैंकी हरकत करता है, और उनके एक्सपेरिमेंट में ये साबित हो गया कि पिरामिड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंसंट्रेट कर सकता है। और इसके बाद एरिक विल्सन नाम के एक वैज्ञानिक ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था लार्ज स्केल थर्मो अकूस्टिक जनरेटर, जिसमें ये बहुत अच्छे से समझाया गया था कि जब पत्थर वाइब्रेट करते हैं तो किस तरह से चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। बोले तो पैदा होती है जबरदस्त बिजली। बोले तो बिल्कुल इशारा साफ साफ था। विज्ञान और म्यूजिक का इस्तेमाल करके पिरामिड को बनाने वालों ने एक बिजली बनाने का पावर हाउस तैयार कर दिया था, जो कि धरती के नेचुरल वाइब्रेशन के साथ ट्यून हो चुका था। हाँ
जी, ये वही वाइब्रेशन है जो चांद के द्वारा हाई और लो टाइड लाने पर धरती में महसूस किए जाते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये हजारों साल पहले बन चुकी थी। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरा भी दिमाग घूम गया, क्योंकि अभी तक प्रकृति में दी हुई हर चीज की कॉपी कैट करने वाले हम लोग इसको कॉपी नहीं कर पाए। तो भैया अब तक हम इजिप्ट पहुंच चुके हैं, पिरामिड बनाने का माल पानी देख चुके हैं, अंदर बाहर का मटेरियल जान चुके हैं और नायाब कारीगरी के पीछे की गई मिस्त्रीगिरी के बारे में भी सब कुछ जान लिया। हमने ये भी जान लिया कि वो बिजली बना सकता है। अब आता है सवाल कि इस पिरामिड से जो भारी भरकम ऊर्जा बनाई गई उसको बाहर कैसे निकालें। हाँ जी, तो देखो जी, इसमें से ऊर्जा निकालने का एक ही तरीका था और वो था वही सेम तरीका जो निकोला टेस्ला ने अपनाया था, या फिर मैं यूं कहूं कि पहले पिरामिड वालों ने अपनाया और उसके बाद निकोला टेस्ला को पता नहीं कहां से ये ख्याल आया, लेकिन उन्होंने भी यही सेम तरीका अपनाया। तो हम चलते हैं वार्डन क्लिफ के टावर पर। ये जो वार्डन क्लिफ का टावर था ये भी एक्वाफर के ऊपर बना था। इसमें भी कॉपर की रॉड्स जमीन में गहराई तक पानी से जाके टच होती थी और जब इलेक्ट्रिसिटी बनती थी तो ये इस टावर की मदद से टावर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर था उसकी मदद से दुनिया के किसी भी कोने में भेजी जा सकती थी। अब पिरामिड भी एक्वाफर के ऊपर बने थे, उनके नीचे भी हमें कॉपर की रॉड मिली है। हाँ जी, भारी भरकम मोटी मोटी लंबी गहरी रॉड मिली है। अब अगर किसी तरह से पिरामिड के ऊपर सोने का, हाँ जी, सोने का बढ़िया कंडक्टर होता है ना, तो इसलिए सोने का प्रयोग करते हैं। तो पिरामिड के ऊपर अगर किसी तरह से सोने का कैप लगा दिया जाए तो ये सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक जगह से निकाला जा सकता है। अब टेस्ला का जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो भी धरती के रेजोनेंस का इस्तेमाल कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिरामिड करते हैं। और जैसे टेस्ला टावर के द्वारा ट्रांसमिट करी गई एनर्जी बिल्कुल क्लीन थी, बिल्कुल फ्री थी, सबके लिए फ्री थी, कोई भी इस्तेमाल करो, कितनी भी इस्तेमाल करो, ठीक इसी तरह से पिरामिड के द्वारा बनाई गई एनर्जी भी बिल्कुल क्लीन थी, सबके लिए फ्री थी। पर टेस्ला के टावर को तो तोड़ दिया गया, बाहरी ताकतों ने तोड़ दिया जो नहीं चाहते थे कि टेस्ला फ्री में बिजली बांटे। लेकिन पिरामिड को किसी ने बाहर से आके नहीं तोड़ा था, पिरामिड अंदर से टूटा था। हाँ जी, ये जो बिजली बनाने का जुगाड़ जिसने भी बनाया हो, जिसे आज हम गीजा का महान पिरामिड कहते हैं, इस बिजली बनाने वाले जनरेटर के अंदर से ही दिक्कत हुई थी, जिसके सबूतों की जांच पड़ताल चल रही है। और ये जांच पड़ताल कर रहे हैं वही लोग जो इजिप्टोलॉजी पढ़ते हैं। हाँ जी, इनकी शुरू में तारीफ करी थी ना वीडियो में, हाँ ये वही लोग हैं, अलग डांस फ्लोर वाले। तो जी ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पिरामिड का ताना बाना। तो जी आप में से जो लोग ये मानते थे कि पिरामिड बिजली बना सकते थे, मुबारक हो भाई साहब, आप लोग बिल्कुल ठीक थे। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।